सो हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट दी ओवरराइडिंग। इससे पहले हमने क्या देखा? ओवरलोडिंग और उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स, लाइक आपका मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट हमने ट्राई करा कि हाँ कुछ ना कुछ करके हम उसे इम्प्लीमेंट करें। तो हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग एंड एट लास्ट जो कि पॉसिबल था पाइथन में, वो क्या था आपका? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये सारी की सारी चीज हम करके देख चुके हैं। नाउ वी आर ऑन ओवरराइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म का सेकंड पार्ट। मैंने बताया था जैसे कि आपको आप अपने प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो कि आपका जो पॉलीमॉर्फिज्म है, विच मींस प्रेजेंट इन मैनी फॉर्म्स, उसके दो टाइप्स होते हैं। ओके, टाइप बोल सकते हैं, उसके दो एट्रीब्यूट बोल सकते हो। क्या क्या है वो आपके? ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। तो हमने ओवरलोडिंग तो पढ़ लिया है, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स। अब हम देख रहे हैं क्या? ओवर राइडिंग। ओके, तो ओवर राइडिंग में क्या क्या पॉसिबल है? पहले बात तो ओवर राइडिंग होती क्या है? ओवर राइडिंग का मतलब होता है सेम नेम एंड सेम पैरामीटर। ओके, सो गाइस यहीं से आपका इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है पाइथन में। बट इट ओवर राइडिंग से, यहाँ पर दो टाइप की ओवर राइडिंग होती है। पहली होती है आपकी कंस्ट्रक्टर, आप कंस्ट्रक्टर को भी ओवर राइड कर सकते हैं, एंड मेथड ओवर राइडिंग तो पॉसिबल है ही है। गॉट इट? तो बेसिकली सेम नेम एंड सेम पैरामीटर, तो सिर्फ बोलने की बात है कि हाँ मेथड का नाम सेम होना चाहिए, उसका पैरामीटर भी सेम होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो हम ओवरराइडिंग कर सकते हैं। और वी कैन से इसका सेकंड नेम मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, लेट बाइंडिंग बोलते हैं, और रन टाइम बाइंडिंग। ओके, लेट बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग, ये दो नाम और भी है इसके डिफरेंट लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग। तो अगर इनमें से कुछ भी लिखा है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ओके, इससे पहले जैसे कि हमने देखा इन पाइथन देयर इज नो नीड टू डिफाइन टाइप फॉर एनी एक्सप्लिसिटली। ओके, लाइक मैंने क्या होता है कि बोलने का मतलब ये है कि मैं अगर मेरे पास पाइथन है और पाइथन में मेरे किसी भी चीज का टाइप एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने का कोई मोटिव नहीं होता है, मतलब मैं करता भी नहीं और मुझे जरूरत भी नहीं है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, पाइथन में ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाइथन क्या होता है अपने हिसाब से देख लेता है क्या कौन सा डेटा का क्या टाइप है। तो वहां पर जो आपका ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है वो वॉइड हो जाता है। बट ओवर राइडिंग की बात करूं, वो क्या होता है, अच्छे से सुनना, थोड़ा सा स्पेसिफिकली बताऊंगा। मैं बोल रहा हूँ मेंबर्स। मेंबर्स आप लोगों को पता है, हु प्रेजेंट, ओके, मेंबर हु प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास आर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल टू दी चाइल्ड क्लास। अगर आपका कोई भी ऐसा सिनेरियो बन रहा है पेरेंट और चाइल्ड वाला, ओके, जो पेरेंट क्लास का डेटा है वो चाइल्ड क्लास को पूरी फिजिबिलिटी देगा। मतलब पेरेंट क्लास के जितने मेंबर्स है वो चाइल्ड क्लास के पास अवेलेबल होंगे। मतलब अगर बोलने का मतलब सिंपल सा ये है, आप लोग हो, आप लोग अपने अपने मोबाइल फोन यूज करते हो, ओके, बट आपके पेरेंट्स भी करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आप लोग अपने मोबाइल फोन में पासवर्ड एंड ऑल लगा के रखते हो, बट आपके आपके पेरेंट्स भी लगा के रखते हैं। बट आप लोग अपने पेरेंट्स का मोबाइल फोन एक्सेस कर सकते हो, ओके, वो आप लोगों के साथ पासवर्ड शेयर करके रखते हैं। बट आज की डेट में बच्चे अपना पासवर्ड शेयर नहीं करते अपने पेरेंट्स के साथ। तो दैट्स द एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। बोल सकते हो कि जो पेरेंट क्लास है मेरे पास, ओके, आप उनकी हर चीज एक्सेस कर सकते हो, बट पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास की हर चीज एक्सेस नहीं कर सकती है। गॉट इट गाइस? तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ ओवरराइडिंग है क्या। आप चाहो तो अपने पेरेंट्स का एक्सेस लेके उसमें चीजें चेंजेस भी परफॉर्म करा सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे भी बोली जाती है कि अगर जो चीज पेरेंट क्लास के पास है वो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड क्लास के पास अवेलेबल हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, और चाइल्ड चाहे तो उसमें क्या चेंजेस भी परफॉर्म कर सकता है, मतलब कि पेरेंट क्लास के मेथड्स को रीडिफाइन भी कर सकता है अगर चाइल्ड चाहे तो। अगर चाइल्ड की रिक्वायरमेंट है कि भाई पेरेंट क्लास के इस मेथड को मैं रीडिफाइन कर लूं अपने लिए, तो वो कर सकता है इजीली। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ओवरराइडिंग। इफ चाइल्ड वांट टू रीडिफाइन
ओके, तो ये भी अवेलेबल है। गॉट इट? तो ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो हो जाता है ये कहलाता है दिस कॉन्सेप्ट कंसिडर एज ओवरराइडिंग। ओके, दिस कॉन्सेप्ट इज कंसिडर्ड एज द ओवरराइडिंग। तो ये मेथड के लिए भी एप्लीकेबल है और आपके कंस्ट्रक्टर के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अब हम देखेंगे बेसिकली अगर बोलने का मोटिव क्या, बट हाँ, अगर जो चाइल्ड है और जो पेरेंट है, अगर पेरेंट तभी चाइल्ड के सॉरी जो चाइल्ड है वो पेरेंट के डेटा को या मेंबर को तभी मैनिपुलेट कर सकता है जब उसमें सिग्नेचर और पैरामीटर सेम हो, सेम नेम एंड सेम पैरामीटर। ओके, नेम को मैं सिग्नेचर भी बोल सकता हूँ। ओके, तभी कर सकता है। सेम नेम एंड सेम पैरामीटर हो, देन द चाइल्ड रीडिफाइंड। ओके, तो ये वर्ड भी याद रखना आप लोग। सो यहाँ से क्या आता है, आपके पास इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आना शुरू होता है। लाइक आप जब तक चाइल्ड क्लास ओके पेरेंट क्लास को एक्सेस नहीं करेगी, ओके तब तक चीजें होंगी नहीं। और एक्सेस अगर चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को एक्सेस करेगी तो इसी को क्या बोला जाता है, इनहेरिटेंस बोला जाता है। तो यहाँ से आपका इनहेरिटेंस का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से ही आपका इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो आओ देखते हैं कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, पाइथन किस किस इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, क्या क्या चीजें अवेलेबल है, क्या क्या नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें अब हम देखेंगे। तो टुडे वी डन विद ओवरराइडिंग। ओके, आज हम ओवरराइडिंग का हर कुछ देख लेंगे, जितने भी इसके आपके फंक्शंस हैं, ओके जितने भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जितने भी इसके इनहेरिटेंस के टाइप्स हैं, सारी की सारी चीजें हम ऑब्जर्व कर लेंगे। सो गाइस, अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो दिस इज द टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस। ओके, ये सारे के सारे आपके इनहेरिटेंस के टाइप हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे। विच इज सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल का एक क्लास सिर्फ अपनी चाइल्ड क्लास को प्रॉपर्टी एक्सटेंड करेगी। क्या, एक क्लास अपनी चाइल्ड क्लास को प्रॉपर्टी एक्सटेंड करेगी। दिस इज योर सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, क्या है ये, सिंगल इनहेरिटेंस है। उसके बाद क्या आता है आपके पास, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके गाइस, यहीं पर ही आप डायग्राम देख लो, यहाँ से आपको ज्यादा समझ में आएगा विजुअलाइज करके। ओके, ये क्या है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि आपकी दो पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास को अपनी प्रॉपर्टीज पास करेगी। दो पेरेंट क्लास या तीन पेरेंट क्लास या चार पेरेंट क्लास आप अपनी प्रॉपर्टीज चाइल्ड को पास करेगी। तो दिस इज योर मतलब मोर देन वन पेरेंट होगा अगर किसी भी चाइल्ड का, तो वो क्या है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। ओके, जावा में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कांसेप्ट नहीं है उसमें। गॉट इट? बेसिक्स में तो नहीं है, बट आगे चल के उन्होंने ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ रैपर क्लासेस एंड ऑल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा है। बट अगर नॉर्मली मैं देखना चाहूँ ओके सिंपल वर्जन में, तो उसमें अवेलेबल नहीं है। फिर आता है हिरारिकल स्ट्रक्चर। हिरारिकल क्या है, एक पेरेंट क्लास अपनी मल्टीपल चाइल्ड क्लास को अपनी फिजिबिलिटीज दे रहा है। मतलब कि एक पेरेंट क्लास की अगर मोर देन वन चाइल्ड होता है तो वो क्या होता है, आपकी हिरारिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, देख रहा है ना आपको, यह है हिरारिकल। इसमें उसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें क्या है मोर देन वन पेरेंट, उसमें क्या है मोर देन वन चाइल्ड। ओके, यहाँ पर देखो मल्टी लेवल का मतलब क्या है, आपके पास एक लेवल बाय लेवल आ रहा है। मतलब ए अपनी प्रॉपर्टी देगा बी को और बी देगा सी को, तो ऑब्वियसली ए की भी बाय डिफॉल्ट सारी प्रॉपर्टी सी के पास आ जाएंगी। ओके, क्यों, क्योंकि बी क्या क्या एक्सेस कर सकता है, ए की सारी प्रॉपर्टी, सी बी की सारी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है और बी की सारी प्रॉपर्टी में ए की भी सारी प्रॉपर्टी आ रही है। तो ये होता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और उसके बाद आता है फाइनली हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मतलब इन सबका कॉम्बिनेशन। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हिरारिकल है, फिर अगर आप यहाँ देखोगे तो डी के पास ये क्या है आपका मल्टीपल मल्टीपल है, क्योंकि डी क्या है ये अगर ये वाला स्ट्रक्चर इतना देखोगे तो ये स्ट्रक्चर क्या बनना है आपका मोर देन वन चाइल्ड, मतलब कि हिरारिकल। और यहाँ पर देखोगे डी के रिस्पेक्ट में तो मोर देन वन पेरेंट। ओके, तो मल्टीपल। तो इस तरीके से हिरारिकल में कुछ सॉरी हाइब्रिड में कुछ भी हो सकता है। इसे सॉल्व करने के लिए हाइब्रिड इनहेरिटेंस को कि भाई कौन सा फ्लो क्या चल रहा है, कौन सा पेरेंट कब अपनी प्रॉपर्टी देगा, किस वे में देगा, डी के पास पहले किसका डेटा आएगा, सी का आएगा या बी का आएगा, ये सॉल्व होता है एमआरओ से, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर, जो कि हमें काफी अच्छे से पढ़ना है आगे चल के। ओके, तो ये थी सारे के सारे इनहेरिटेंस जो कि अवेलेबल है किसमें, पाइथन में। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंप्लीमेंट करना और हम यहाँ तक चलेंगे। गॉट इट गाइस? चलो स्टार्ट करते हैं विद
मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आओ सबसे पहले हम ओवरराइडिंग का एक छोटा सा एग्जांपल इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि भाई ओवरराइडिंग होता क्या है, चाइल्ड क्लास कैसे चेंज करती है पेरेंट क्लास के मेथड को। ओके, सो नाउ ओवरराइडिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैंने बनाया डेफ नॉट इट्स क्लास। ओके, क्लास माय। ओके, इसमें एक फंक्शन है मेरे पास डेफ म्यूजिक। म्यूजिक का मतलब कुछ भी। ओके, एक फंक्शन डाले मैंने जो कि इंस्टेंस लेवल फंक्शन या मेथड बोल सकते हो आप, मेथड बोलो तो ज्यादा बेटर होगा। तो प्रिंट करते हैं कौन कौन से म्यूजिक के ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। रॉक, ओके, ट्रांस, पॉप, कुछ भी दे सकते हो आप। मैंने कुछ ऑप्शन दे दिया आप लोगों को। अब बोला डेफ सिंगर। ओके, फंक्शन का नाम क्या रखा, म्यूजिक एंड देन सिंगर। ये भी कैसा है आपका इंस्टेंस लेवल। सिंगर में मैंने आपको ऑप्शन दे दिया प्रिंट। एक ही ऑप्शन दे देता हूँ, चलो। मैंने बोला एरन डॉक्टर। और तो इस तरीके से मैंने क्या दिया, एक क्लास बनाई जिसमें आपके दो फंक्शन है, म्यूजिक और उसका सिंगर M1 ऑब्जेक्ट। ओके, और ये बन गया रेफरेंस वेरिएबल। अब मैं बोलता हूँ M1 डॉट म्यूजिक एंड M1 डॉट सिंगर। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, दोनों के बारे में डिटेल्स प्रिंट होके मिल जाएगी। ओके, मैंने क्या करा, दो मेथड्स को बस प्रिंट करा है। ओके, यहाँ तक मेरा काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ। इसे मैं बोल देता हूँ ये क्या है, मेरी पेरेंट। अब मैं बनाता हूँ एक क्लास जो कि चाइल्ड का रोल प्ले करेगी यहाँ पे। ओके, बस आपको मैं इनहेरिटेंस का थोड़ा सा सिनेरियो समझा रहा हूँ। मैंने बोला ओवरराइडिंग क्या होती है ये बताना चाह रहा हूँ। क्लास my1, ये क्या आपकी चाइल्ड है और ये पेरेंट को इस तरीके से एक्सेस करेगी। देख रहे हो, मैंने हेयर my1 is a child which inherit its base class, और बेस बोल सकते हो, पेरेंट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, my ओके, my1 क्या है, आपकी चाइल्ड क्लास है जो कि अपनी बेस क्लास my को एक्सेस कर रही है। अब यहाँ पर भी सेम मैंने बोला एक नया चीज दे दिया यहाँ पर मैंने, एक नया फंक्शन जिसका नाम दिया मैंने डेटा, और यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ हेलो आई एम डेटा। ओके, एंड देन डेफ सिंगर। क्या बोला मैंने, सिंगर। तो देखो पैरामीटर, नेम, सिग्नेचर सब सेम होना चाहिए। मैंने सेल्फ, तो ऊपर भी सिंगर है नीचे भी सिंगर है। ओके, अब क्या होगा, ये क्लास का डेटा यहाँ पर आया, माई के पास सिंगर था, बट अब यहाँ पर जो सिंगर आएगा उसका नाम मैं चेंज कर चुका हूँ। जिसका नाम होगा क्या, यहाँ पे कोई सा भी आप एक नाम दे सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया सिंगर या टेलर स्विफ्ट। ओके, कुछ भी दे सकते हो आप, that's up to you। एंड नाउ अगेन मैंने बनाया n1 which is equals to my1 का ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ n1 डॉट डेटा, तो ऑब्वियसली ये तो डिफरेंट फंक्शन था, बट अगर मैं m1 डॉट सिंगर कराता हूँ तो देखो मुझे अब क्या मिल रहा है, टेलर स्विफ्ट मिल रहा है। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर n1 डॉट म्यूजिक भी प्रिंट करा सकता हूँ। बट और म्यूजिक फंक्शन किसका पार्ट था, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो म्यूजिक फंक्शन माई का पार्ट था, बट देखो यहाँ my1 में भी आ रहा है ड्यू टू दिस। क्यों, क्योंकि चाइल्ड ने पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर ली है। चाइल्ड ने पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर ली है, तो इस वजह से डेटा आपको यहाँ पर शो हो रहा है। गॉट इट। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा वर्किंग हो रही है ओवरराइडिंग में। ओके, क्या, ओवरराइडिंग। बट अगर आप सोचो कि यहाँ तो मेरा ये फंक्शन ओवरराइड हो गया, बट अगर मैं ट्राई करूँ किसी तरीके से कि भाई मैं ओवरराइड से पहले इसे प्रिंट करा सकता हूँ, क्या मैं चाहता हूँ कि वो प्रिंट हो, तो उसके लिए आपका एक कीवर्ड होता है जिसका नाम होता है सुपर। क्या कीवर्ड होता है, सुपर। मैंने लिखा सुपर डॉट सिंगर। ओके, सुपर डॉट सिंगर।
तो अगर मैं ये लगा देता हूँ अपनी चाइल्ड क्लास में, तो देखो अब आपका एलन वॉकर भी प्रिंट हो रहा है। तो अगर आप सुपर यूज करते हो तो जो ओवर रिडन मेथड है आपका पेरेंट क्लास का, वो प्रिंट हो सकता है। सुपर का मतलब होता है किसे एक्सेस करता है, उस वाले मेथड को जो कि आपके कहाँ पर प्रेजेंट है, पेरेंट क्लास में। तो इसने क्या करा, पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस करा। ओके, तो यहाँ इसीलिए यहाँ पर एलन वॉकर आया। गॉट इट। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया कि सुपर क्या वर्क कर रहा है, नॉर्मल फंक्शन क्या वर्क कर रहा है। तो अभी के लिए मैं सुपर कमेंट कर देता हूँ। सुपर बस क्या करेगा, सुपर एक्सेस पेरेंट क्लास मेथड which is overridden जो मेथड ओवरराइड हो चुका है, पेरेंट क्लास का जो मेथड चाइल्ड क्लास में ओवरराइड हो चुका है, सुपर उसे एक्सेस कर सकता है चाइल्ड क्लास में। ओके, यही पावर है किसकी, सुपर कीवर्ड की। गॉट इट। अब हम देखते हैं क्या, इनहेरिटेंस के टाइप। सिंगल इनहेरिटेंस, सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, तो इतना एग्जांपल तो हो गया हमारा। अब हम सिंगल इनहेरिटेंस से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हमने करा वो भी एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस था, बट अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं कि ताकि हमें प्रॉपरली समझ में आए कि एक्चुअल में होता क्या है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस देखते हैं। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम होगा पेरेंट। नाम मैंने क्या दे दिया, पेरेंट दे दिया। वो क्या करेगी, दो मेथड कंटेन करेगी, या एक मेथड सेल्फ कॉमा एन कॉमा एम, self dot m which is equals to n and self dot m which is equals to m। तो ये इंस्टेंस में आपके इंस्टेंस वेरिएबल बन गए। और यहीं पर ही मैं क्या करा देता हूँ, उसको सम करा देता हूँ, प्रिंट द सम self dot n plus self dot m। ओके, ये क्या बनी आपकी पेरेंट क्लास। चाइल्ड बना लेते हैं, ये होगी आपके पास आपकी चाइल्ड क्लास, जो कि किसे इनहेरिट करेगी, अपने पेरेंट को। जो भी आप यहाँ पे पास कर दोगे उसका पेरेंट बन जाएगा। और इसमें जो एक मेथड है उसका नाम है सबट्रैक्ट मेथड। ये भी सेम, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा, सबट्रैक्ट। गॉट इट। और सबट्रैक्शन का सिग्नेचर भी मैंने पुट कर दिया। तो ये आपका स्ट्रक्चर रेडी है। आओ अब इसे परफॉर्म करके देखते हैं। सो हियर वी हैव सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पर चाइल्ड क्लास में पेरेंट तो एग्जीक्यूट हो गई। अगर पेरेंट का भी मैं ऑब्जेक्ट बना के करके दिखाऊं तो सिंपल है, तो मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, चाइल्ड क्लास को अपडेट करा। तो एस डॉट सबट्रैक्ट। ओके, और पैरामीटर्स पास कर देते इसमें दिस। ओके, तो देखो सबट्रैक्ट का आउटपुट मेरे पास आ रहा है। मैं चाहूँ तो ऐड भी ऑपरेट करा सकता हूँ। तो एस डॉट ऐड, क्योंकि पेरेंट क्लास का डेटा चाइल्ड क्लास में आ जाता है। तो देखो 45 प्लस 9। ओके, तो इस तरीके से ऐड भी, सम भी परफॉर्म हो रहा है, सबट्रैक्ट भी परफॉर्म हो रहा है। तो दिस इज योर सिंपल सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ओके, अब हम देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एंड प्रिंट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, अब देखते हैं क्लास मल्टी। ओके, अब अगर मैं क्या करूं, देखो चाइल्ड मतलब कि मैंने क्या करा, इसने अपने पेरेंट को एक्सेस कर रखा था और मैंने मल्टी को चाइल्ड में एक्सेस करा दिया, यानी कि तीन स्ट्रक्चर बन गए। ओके, पहली लाइन ये वाली समझ लो, पहली आपकी क्या है ये। ओके, ये लाइन समझ लो किसकी हो गई, आपकी पेरेंट क्लास। उसके नीचे क्या है आपकी, ये चाइल्ड क्लास। और लास्ट आई आपकी क्या, मल्टी क्लास। तो क्या होगा, पेरेंट वाली की प्रॉपर्टी चाइल्ड के पास है, ओके, और चाइल्ड की प्रॉपर्टी मल्टी के पास है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है। गॉट इट। और देखते हैं अब इसे बनाकर। मैंने क्लास बना दी मल्टी, इसमें भी सिंपल फंक्शन। तो इसमें जो फंक्शन बनेगा उसका मैंने नाम रख दिया, आ जाओ
मल्टीप्लाई। ओके, और बस यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई लिखना है। n इंटू एम। ओके, इस तरीके से मैंने इसे परफॉर्म करा दिया। इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, m इक्वल्स टू मल्टी क्लास। ओके, कौन सी है ये? आपकी मल्टी लेवल। ओके, मल्टी लेवल है। तो अब इसके पास किसके? चाइल्ड क्लास का, पेरेंट क्लास, दोनों सबके एट्रीब्यूट होंगे। तो देखो m डॉट मल्टीप्लाई, ओके, m डॉट ऐड, सॉरी ऐड था, समझा क्या था, ऐड था, एंड लास्ट m डॉट सबट्रैक्ट। तो सारे के सारे फंक्शन देखो यहाँ पर चलेंगे। तो देखो आपके लाइन ऑफ कोड्स बच रहा है, आपका टाइम बच रहा है, सब कुछ बच रहा है। तो देखो हर कुछ का आपके पास आउटपुट आ रहा है। दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल के बाद आपका क्या बचता है? हिरारिकल इनहेरिटेंस। तो हिरारिकल बनाते हैं। ओके, हिरारिकल इनहेरिटेंस में क्या होगा आपके? क्या मोर देन वन चाइल्ड, मोर देन वन चाइल्ड। तो आप बनाते हैं मोर देन वन चाइल्ड। तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो एक पैरेंट बनाते हैं जिसका नाम मैं रखता हूँ क्या? हिरारिकल। ओके, क्लास का नाम ही मैंने क्या रख दिया? हिरारिकल, जो कि क्या करेगा? ओके, किसे एक्सेस करेगा? पेरेंट क्लास को। तो देखो व्हाट इट, क्या करा मैंने? हिरारिकल किसे एक्सेस करेगा? पेरेंट क्लास को। व्हाट इट। उसके बाद देखो सेकंड चीज एक और बनाते हैं। तो एक ही पेरेंट के अगर एक से ज्यादा चाइल्ड होंगे, ओके, एक ही पेरेंट के एक से ज्यादा चाइल्ड होंगे, तो दिस इज आवर हिरारिकल स्ट्रक्चर। ओके, और इसका नाम दे दिया मैंने हिरारिकल वन। और ये भी क्या करेगा? ये भी किसे एक्सेस करेगा? पेरेंट को। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्या हो रहा है कि आपका एक क्लास है जिसका नाम है पेरेंट, और उसके दो चाइल्ड हैं। सो ये आपका क्या है? एक पेरेंट है जिसके दो चाइल्ड है। क्या क्या नाम है? हिरारिकल और हिरारिकल वन। हिरारिकल एंड हिरारिकल वन। ओके, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये क्या लेगा? डिव। ओके, और यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करा दो। यहाँ पे फ्लोर डिवीजन परफॉर्म करा दो। एफ डिव, फ्लोर डिवीजन। ओके, तो इस ये बन गई क्या आपकी क्लास? हिरारिकल। ओके, तो देखते हैं, आ जाओ। सेम इसे दे देते हैं एच। एच इक्वल्स टू में इसका ऑब्जेक्ट बनाओ। मैं हिरारिकल का भी बना सकता हूँ, हिरारिकल वन का भी। तो यहाँ पर एच डॉट डिव 5,2। ओके, और क्या क्या होगा? पेरेंट, यानी कि एच डॉट एड, ये भी चलेगा इसमें। और यहाँ पर H1, तो H1 इज फॉर हिरारिकल वन। यहाँ पर फ्लोर डिव चलेगा आपका, एफ डिव H1 डॉट एड। तो देखो यहाँ पर आपके सारे के सारे आउटपुट आ रहा है। डिव का भी आ रहा है, फ्लोर डिव का भी आ रहा है, सम दोनों में अवेलेबल होगा क्योंकि वो पेरेंट्स का पार्ट था। किसका पार्ट था? पेरेंट का पार्ट था। ओके, एट लास्ट आपका क्या बचा अभी के लिए? प्रिंट
मल्टीपल इनहेरिटेंस। आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, अच्छे से ऑब्जर्व करो। यहाँ पर भी देखो एक क्लास, चलो ऊपर से ले लेते हैं। पेरेंट तो मेरे पास अवेलेबल ही है, तो मैं इसे ले लेता हूँ और इसका नाम रख दिया मैंने पेरेंट 1। क्या नाम रखा मैंने? पेरेंट 1, जो कि क्या करेगी, सिंपल सा एक मेथड बनाएगी जिसका नाम है ऑपरेशन। ओके, और ये करेगा मॉड, या फिर आप चलो ठीक है हाँ, फिर मॉड परफॉर्म करा देते हैं इसमें। ये रहा आपका मॉड। ओके, उसके बाद अगेन वी हैव पेरेंट 2। ओके, और इसमें हम परफॉर्म करा देते हैं पावर, पीडब्ल्यू पावर। ये परफॉर्म होगा। अब मैं एक और क्लास बना रहा हूँ, क्लास चेक। चेक क्या करेगी, पेरेंट 1 कॉमा पेरेंट 2 दोनों को एक्सेस करेगी। तो देखो मोर देन, ओके, क्या ये मोर देन 1 पेरेंट, चेक इज द चाइल्ड। ओके, हियर check have more than 1 parent। ओके, देखते हैं। def opr1 और ये कर रहा है सेल्फ, ये बोलेगा बस मैं तो क्या हूँ, प्रिंट आयन चेक फंक्शन। तो ये भी ओके, ये भी एक फंक्शन एक्सेस कर रहा है जिसका नाम है चेक। तो देखो सॉरी opr1, तो इसका भी अब ऑब्जेक्ट बना देते हैं, cv इक्वल्स टू चेक। अब देखो cv डॉट opr एंड ऑपरेशन या मॉड, ऊपर मॉड लिया ना, दिस। ओके, एंड cv डॉट चेक का बनाया ना cv डॉट पावर। सो यहाँ पे 2 to the power 8। ओके, इस तरीके से अंदर cv डॉट opr1। तो ये सारे के सारे एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो देखो ये एग्जीक्यूट नहीं कराया मैंने, ओह सॉरी दिस। ओके, तो देखो मेरे पास सब कुछ आ रहा है, मैंने एक ऑब्जेक्ट के इसका भी और इसका भी सबका फंक्शनैलिटी एक्सेस कर लिया है। तो दिस इज योर कंप्लीट इनहेरिटेंस। ओके, ये सारा का सारा आपको क्या था, पार्ट ऑफ योर इनहेरिटेंस। ओके, सिंगल लेवल, ओके, आपका हिरारिकल, मल्टी लेवल, सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन अच्छे से कर दिए विद एन एग्जांपल। सो गाइस, अभी तक हमने क्या देखा कि इनहेरिटेंस और उसके कुछ टाइप्स, सिंगल लेवल, ओके, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हिरारिकल, हाइब्रिड अभी तक नहीं देखा। अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में अगर हमारी ये एक पेरेंट क्लास या 2 पेरेंट क्लास या 3 पेरेंट क्लास है, ओके, एक दूसरे को इनहेरिट कर रही हैं, तो एक स्ट्रक्चर क्या बनता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी स्ट्रक्चर बन जाएगा, कोई सा भी हाइब्रिड बना दोगे, नहीं, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, हर चीज का एक सेट ऑफ रूल होता है। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मेरा एक चाइल्ड क्लास मल्टीपल पेरेंट्स को या एक पेरेंट क्लास मल्टीपल चाइल्ड को एक्सेस कर रही है, तो उसका जो मेथड का फ्लो बन रहा है इंटरनली, वो कैसे बन रहा है, कौन सा मेथड कब एक्सेस हो सकता है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, कहाँ से आ रहा है, ए के बाद बी या बी के बाद ए, इस तरीके से। लाइक एक मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर क्या है, विच इज
normally called MRO, method resolution order. Okay, now try to observe MRO, method resolution order. Resolution order. ओके, तो हमारा अभी का टारगेट यही है। तो देखो सबसे पहले टेस्ट केसेस होते नहीं है, बट मैंने कुछ इससे स्पेसिफाई करा है अपने लेवल पे, तो जो कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि केस क्या है क्या नहीं है। ओके, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इसे केसेस में डिवाइड करके समझा रहा हूँ। फर्स्ट थिंग हियर, फर्स्ट गो टू, जो लिख रहा हूँ अच्छे से देखो, केस 0 क्या बोल रहा है, फर्स्ट गो टू चाइल्ड देन पेरेंट। इंटरव्यू लेवल पे आपका यही सारी चीजें आती हैं, तो इसे अच्छे से ऑब्जर्व करना। वैसे पाइथन में हर कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है, तो ये चीज ध्यान में रख के चलना। तो इसीलिए क्या बोला कि मैंने क्या करा है, क्लास बनाई पी। ओके, आई हैव अ क्लास पी। ओके, अब पी क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, डेव m1 सेल्फ। ओके, या प्रिंट पेरेंट मेथड m1। ओके, उसके बाद मैं एक और क्लास बनाता हूँ जिसका नाम होगा सी। सी क्या करेगा, पी को एक्सेस करेगा। और सी में मैं कोई मेथड नहीं बनाता हूँ, सीधे से क्या लिखता हूँ, पास। ओके, मतलब कि इसमें एक क्लास है, एम्प्टी क्लासेस में कुछ नहीं है। अब मैं लिखता हूँ p1 इक्वल टू पी का ऑब्जेक्ट। ओके, ये अभी चाइल्ड का नहीं है, किसका है, पी का, और पी डॉट p1 डॉट m1। ओके, मैंने क्या करा, मेथड को एग्जीक्यूट करा के देखा, तो इतना चलाऊंगा तो देखो चलो पेरेंट क्लास का m1 मेथड चल रहा है। ओके, अब क्या करता हूँ मैं, इसका MRO निकालता हूँ। कैसे, सिंपल प्रिंट MRO फॉर p1। तो मेथड रिजोल्यूशन जो भी होता है वो हमेशा क्लास का बनता है, ऑब्जेक्ट का नहीं बनता है। तो मैं दूंगा क्लास नेम डॉट MRO फंक्शन। ओके, तो देखो क्या बोल रहा, सबसे पहले किस में चेक होगा, मेन डॉट पी, मतलब कि क्लास मेन में चेक होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट में, क्लास ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट जैसा कुछ नहीं होता, बस पाइथन में हर कुछ एक ऑब्जेक्ट है। तो जो भी होगा वो बोल रहा सबसे पहले क्लास में चेक होगा, फिर उसका ऑब्जेक्ट कंसीडर करूंगा। तो इस तरीके से अब मैंने क्या करा इस चीज को। ओके, सिंपल, किसका ऑब्जेक्ट देखा मैंने, यहाँ पर पी का देखा, किसका MRO देखा, पी का देखा। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ, प्रिंट MRO फॉर सी, देखो दोनों में डिफरेंस देखना क्या हो जाएगा, सी डॉट MRO। ओके, तो देखो अब क्या बोल रहा, अगर सी का मतलब क्या है, चाइल्ड ने पेरेंट को इनहेरिट करा है। ओके, तो देखो सबसे पहले सी में कोई भी चीज आप बोलोगे, ऑपरेट कराओ या एग्जीक्यूट कराओ या फिर ढूंढ के लाओ, जो भी बोलोगे सबसे पहले सी में चेक होगा, फिर पी में चेक होगा, फिर ऑब्जेक्ट में चेक होगा। गॉट इट, इस तरीके से ये वर्क करेगा। ये था आपका सिंपल सा केस। अब देखते हैं प्रिंट केसेस जैसा कुछ नहीं होता इसमें, सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से मैंने इसे केस में डिवाइड करा है कि ताकि आपको हर सिनेरियो अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, अगर कुछ इस तरीके का बनता है, लाइक क्लास पी पेरेंट ले लो इसे, चलो फुल नेम लिख लेते हैं, डेफ m1, पहला मेथड सेल्फ इंस्टेंस लेवल, ये प्रिंट आई एम फ्रॉम पेरेंट क्लास। ओके, ये क्या बोल रहा है कि मैं कहाँ से हूँ, पेरेंट क्लास से हूँ। ओके, अब मैंने सिर्फ एक मैसेज डाल दिया, अगेन क्लास चाइल्ड। ओके, सो बेसिकली ये यही वाला केस है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया कि चाइल्ड का भी MRO होता है। तो बस फटाफट से करके दिखा देता हूँ अलग से, और ये पेरेंट को एक्सेस कर रहा है। ओके, सिंपल। और यहाँ पर एक मेथड और बना देता हूँ मैं, जिसका नाम होगा डेव, इसका भी नाम रख दो m1, और ये रख दो सेल्फ। गॉट इट, दोनों में m1 अवेलेबल है, मतलब ओवरराइडिंग होगी यहाँ पर। ओके,
तो प्रिंट चाइल्ड, आई एम फ्रॉम चाइल्ड। हो गए, इस तरीके से मैंने बना दिया। अब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर एमआरओ फॉर चाइल्ड क्लास, प्रिंट एमआरओ। मैं एग्जीक्यूट नहीं करा रहा हूँ गाइस, मुझे मेन है एमआरओ समझाना, तो मैं आपको एमआरओ समझाऊंगा। एमआरओ फॉर चाइल्ड। ओके, तो क्या लिखना है मुझे, चाइल्ड डॉट एमआरओ फंक्शन। ओके, तो देखो क्या होगा, सॉरी इट्स नॉट एमआरओ, इट्स एमआरओ स्मॉल एम। तो देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले चाइल्ड में चेक होगा, फिर पेरेंट में, फिर ऑब्जेक्ट में। मतलब कि अगर आप यहाँ पर एग्जीक्यूट भी कराते हो एमआरओ नॉट एमआरओ चाइल्ड डॉट M1, तो M1 ऊपर भी है, पेरेंट में भी है और चाइल्ड में, बट आपको कौन सा मिलेगा, चाइल्ड वाला। क्यों, क्योंकि पेरेंट वाले M1 को ने लेके क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया है। ओके, अगर आपको पेरेंट वाला चाहिए तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सुपर, क्या सुपर डॉट M1, ये लो। तो अब आपको पेरेंट का भी मिल जाएगा, तो इट इज नॉट राइट, अभी के लिए हटा दो सुपर। ओके, तो यह था केस 1 की। अगर आप चाइल्ड का एमआरओ देखोगे तो कैसा बनेगा, सबसे पहले चाइल्ड में चेक होगा हमेशा, फिर उसके पेरेंट्स में चेक होगा। गॉट इट, इस तरीके की ये वर्किंग होती है। अब देखते हैं इसके बाद कुछ एक और केस देखते हैं। केस 2 में आपको ऑब्जर्व कराता हूँ क्या होता है। केस 2 इन द सेंस, मतलब अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपको मिलता है, दिस मैंने क्लास, गाइस अच्छे से देखना, ए सिर्फ मुझे आपको क्लास में दिखाना है कि क्लास में वर्किंग कैसे करती है। इससे भी मैंने क्या करा, पास, मतलब इसमें डेटा है कुछ, ऐसे समझ लो। क्लास बी की मेथड है इसमें, क्लास सी, सॉरी, क्योंकि अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो फिर मेरा एरर देगा। ओके, और बी एक्सेस करेगी ए को, इस तरीके से कुछ, क्लास सी, सी भी एक्सेस करेगी ए को। देखो गाइस, चीजें अच्छे से ऑब्जर्व करना, पास क्लास। अब देखो क्या हुआ है, बी के पास ए है, सी के पास ए, मतलब क्या बन रहा है ये, ऑब्जर्व करो तो ये बन रहा है आपका दो चाइल्ड एक पेरेंट, मतलब कि दो चाइल्ड है और एक पेरेंट है, इसका मतलब हिरारिकल स्ट्रक्चर बन रहा है। क्या बन रहा है, हिरारिकल स्ट्रक्चर, एक चाइल्ड एक पेरेंट के दो चाइल्ड। ओके, ऐसे ऐसे करके। ओके, अब इसके बाद में लिख रहा हूँ क्या, क्लास डी। डी में मैं अगर लिखता हूँ बी, ओके, तो बी से क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व करो, बी से ए की भी प्रॉपर्टी आ जाएगी इसके पास, है ना भाई, बी में क्या है, ए है और डी के पास बी है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी, क्या लिख देता हूँ, सी, कुछ ऐसे लिखता हूँ। तो देखो अब मैं एमआरओ बनाता हूँ, तो देखो एमआरओ क्या आएगा, इसे मैं पास करता हूँ, देन प्रिंट एमआरओ। ऑब्जर्व करते हैं, मैं लिखता हूँ एमआरओ फॉर ए, ए के लिए देखते हैं सबसे पहले क्या होगा, ए डॉट एमआरओ, बी सी डी। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं जो सारा का सारा, बी सी एंड डी, सी, ओके। तो इस तरीके से मेरा स्ट्रक्चर तैयार है। तो गाइस देखो, इसमें क्या आएगा, ए और ऑब्जेक्ट, इसमें क्या आएगा, बी ए और ऑब्जेक्ट, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा सी ए और ऑब्जेक्ट। बट वट अबाउट डी, डी में हम ऑब्जर्व करेंगे, सबसे पहले फिल लिखेंगे। अभी के लिए से मैं कमेंट कर देता हूँ, देखो अभी के लिए जो बताया था, ए ऑब्जेक्ट, बी ए ऑब्जेक्ट, सी ए ऑब्जेक्ट। बट डी का क्या आएगा, डी में आप सोचोगे कि आएगा डी बी, बी फिर ए को एक्सेस कर रहा है। देखो भाई ऐसे चल रहा है ना, लेट मी ओके। सो गाइस क्या हो रहा है बेसिकली, ये था आपका क्या, ऐसे कर रहा था, ये था आपका डी, डी किसे एक्सेस कर रहा है, बी को भी कर रहा है, सी को भी कर रहा है। ठीक है, ये आपका बी और ये आपका सी और ये आपका डी। तो क्या करा, इस लेवल पे करा, अभी के लिए ये बना हुआ स्ट्रक्चर।
और ये दोनों किसे कर रहे हैं, ए को कर रहे हैं। ओके, अब क्या होगा, अब अगर आप इसका एमआरओ लिखने पे होगा, आप क्या सोचोगे कि भाई पहले मैं डी लिख देता हूँ, ऑब्वियसली पहले डी आएगा, फिर डी बी को एक्सेस कर रहा है, चलो ठीक है बी आ रहा है, बट ये बी के बाद कहाँ जाएगा, या बी से ए पे जाएगा या फिर सी पे जाएगा, क्योंकि वहां पर मैंने सी भी लिखा है, वहां पर भी मैंने सी भी लिखा है, देखो यहाँ पर देखोगे तो सी, तो ये बी से ए मतलब बी से ए के ट्री पे बढ़ेगा या बी से सी के ट्री पे बढ़ेगा, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्शन आ जाती है। चलो मैं मान लेता हूँ कि डी से बी गया और बी से वो ए गया, फिर सी गया, फिर ऑब्जेक्ट गया। ओके, इस तरीके से मैं ऑब्जर्व कर देता हूँ, मुझे कुछ पक्का नहीं पता। ओके, यहाँ पर क्या हुई, कॉन्फ्लिक्शन आ गया, मतलब मुझे आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि क्या होगा, ये तो छोटा सा है। ओके, तो देखो क्या है, सॉरी डी को मैंने ओपन नहीं करा, तो डी को ओपन करता हूँ, तो देखो क्या आ रहा है, डी बी सी ए और ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये कैसे गया, सबसे पहले डी पे गया, फिर बी पे गया, फिर सी पे गया और फिर ए पे एंड देन ऑब्जेक्ट फाइनल। ओके, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना है। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है, एक एल्गोरिथम होती है जिसका नाम है C3 एल्गोरिथम, वो हम अभी आगे चल के सॉल्व करेंगे, बट अभी के लिए आपको बस नाम याद रखना है, क्या नाम है, C3 एल्गोरिथम। बहुत अच्छे एल्गोरिथम है, कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर हो आपका इजिली सॉल्व कर देगी। बट आपके माइंड में अब एक क्वेश्चन और होगा कि क्या कुछ भी बन सकता है स्ट्रक्चर, तो देखो क्या है, मैंने बोला डी क्या करेगा, बी को एक्सेस करेगा और ए को एक्सेस करेगा। अब मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या है, डी बी ए, डी बी ए, क्योंकि ए यहाँ पर भी आ रहा था, तो इसने दोबारा ए को नेग्लेक्ट कर दिया, जो एक चीज को बार बार रिपीट नहीं करेगा, एक चीज को बार बार रिपीट नहीं करेगा। एक और बनाता हूँ। ओके, इसे मैं कर देता हूँ बी कॉमा सी रहने दो, और अगर मैं अब करता हूँ क्लास ई, ओके वी हैव क्लास ई, और क्लास ई में मैं कुछ नहीं करूंगा, बस सिंपल सी कॉमा बी करूंगा बस। ओके, तो सी कॉमा बी में क्या आएगा, सिंपल है, सबसे पहले सी के पास जाएगा, ठीक है, सबसे पहले ई को ऑब्जर्व करेगा, फिर सी को, फिर बी को और फिर ए को एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट एमआरओ फॉर ई, ई डॉट एमआरओ फंक्शन। तो देखो क्या, सबसे पहले ई को ऑब्जर्व करा, ठीक है, उसके बाद सी के पास गया, फिर बी के पास गया, फिर ए के पास गया, फिर ऑब्जेक्ट के पास गया। सो गाइस, ये तो क्या है, वो केसेस है जो रिजॉल्व हो सकते हैं, बट कुछ कुछ एमआरओ ऐसे होते हैं जो रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, कुछ कुछ एमआरओ ऐसे होते हैं जो रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो वो केसेस हम आगे देखेंगे कि कौन से एमआरओ है जो रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। अभी के लिए आपको इतनी वर्किंग समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं, अब इसमें मेथड डाल देता हूँ, अगर मैं क्या डाल देता हूँ, मेथड, कि अगर मैं मेथड पुट कर देता हूँ कि लाइक अभी तो मैं पास पास कर रहा था सिंपल क्लास से, आपको उसका एक ब्लैंक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, विद मेथड्स, अब मैं उनके अंदर मेथड भी पुट कर देता हूँ, तो देखते हैं मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, कैसे स्ट्रक्चर होगा, क्या ऑब्जर्व हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कैसा रिजोल्यूशन बनेगा, सारी की सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो क्लास A1, A1 क्लास के पास क्या है, डेफ M1, और विच इज इंस्टेंस लेवल, क्या बोल रहा है, प्रिंट फ्रॉम ए, पता चलना चाहिए फ्रॉम A1, सेम फॉर क्लास B1 जो कि A1 को इनहेरिट करेगी। इसमें मेथड ले लेता हूँ मैं B1, अलग अलग ले लेते हैं मेथड, इसमें मेथड नहीं चले, काम करो इसे ले लो M2 फ्रॉम B1, क्लास का नाम दे दिया, अगेन इसको ले लेते हैं हम क्लास C1, अब मेथड ले लेते हैं M3 फ्रॉम C1। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा बनाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ये B1 को इनहेरिट करेगा, इसे ले लेते हैं D1, मेथड M4 फ्रॉम क्लास D1,
ओके, तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है। एक और ले लेते हैं ई M5 E1। ओके, अब देखो MRO लिखना स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। मेथड एग्जीक्यूशन एंड MRO, लाइक इफ आई लाइक दिस, इफ इस केसेस अच्छे से समझना क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर मैनिपुलेट करना पड़ सकता है। लाइक मैंने बोला ओ इक्वल टू इसे मैं C1 के साथ डाल देता हूँ, ई को मैं D1। अब अगर मैं O में पास करता हूँ E1 का ऑब्जेक्ट, अब E1 के पास सारे मेथड है, E1 के पास सारे मेथड्स हैं। ओके ओके, जितने भी ऊपर अवेलेबल है, एक काम करो M1 इससे सबको सेम कर दो, सेम नेम है, सेम पैरामीटर्स। ओके, मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया। अब मैं लिखता हूँ O डॉट M1, कौन सा आएगा मेरे पास? E, आई एम फ्रॉम E1। बट सपोज करो ये मेथड अवेलेबल ही नहीं है, ये मेथड अवेलेबल ही नहीं है और यहाँ पर ये क्लास में है पास। अब ऑपरेट कराया, क्या आएगा? D1। क्यों? क्योंकि E1 के पास फिजिबिलिटी है सारी सबकी, किसकी? D1 की, C1 की, M1 की, सबकी। तो देखो मैंने क्या करा, इसे पास कर दिया तो मुझे क्या मिल रहा है? उसके ऊपर वाला मिल रहा है। ओके, तो इस केस को याद रखना कि अगर मैं इस मेथड को पास कर दूं तो मुझे ऊपर वालों से डेटा मिल जाएगा अगर मैंने इनहेरिट करा रखा है। तो अगर मैंने इनहेरिट करा रखा है तो ये कैसा है आपका? एक मल्टी लेवल है, मल्टी लेवल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर क्रिएट करा है। गॉट इट? कैसे करा है? मल्टी लेवल स्ट्रक्चर। ओके, अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे सबका M1 है तो मुझे मैं चाहता हूँ पेरेंट का M1 एक्सेस करना। किसका? पेरेंट का। तो मैंने यहाँ पे लिखा सुपर डॉट M1। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे D1 को अगर मैं यहाँ एग्जीक्यूट कराऊंगा तो देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्या बुला रहा है? अपने पेरेंट को बुला रहा है। भाई इसका पेरेंट कौन था? C1 था, तो C1 का पेरेंट मेथड दे रहा है और फिर क्या दे रहा है? ये अपना D1 दे रहा है। ओके, बट सपोज करो यहाँ पर M1 प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा? लाइक क्या समझाना चाह रहा हूँ कि D1 में सुपर ऑफ M1 कॉल है, मतलब D1 अपने पेरेंट से पूछेगा भाई मुझे बता तुम्हारा M1 कहाँ है। ओके, मुझे तुम्हारा M1 एक्सेस करना है, बट इसके पास तो M1 है ही नहीं। तो ये क्या करेगा? तो ये किसका M1 देगा? B1 का M1 देगा, यानी कि आई एम फ्रॉम B1। ओके, तो देखो इस तरीके से ये एग्जीक्यूशन होगा। ओके, अगर पेरेंट के पास उसका M1 अवेलेबल नहीं है, उसका वो मेथड अवेलेबल नहीं है, तो सुपर क्या करेगा? उसके ऊपर वाले पेरेंट से पूछेगा कि भाई हाँ, तो यानी कि D1 का अभी के लिए पेरेंट तो C1 है, बट इसका जो सुपर मेथड पे जो डेटा आएगा वो कौन देगा? यहाँ से देगा। ओके, क्योंकि ये भी M1 एक्सेस कर सकता है अपने पेरेंट का। तो नॉर्मली देखा जाए तो ये क्या है? एंसिस्टर हो गया। D1 का एंसिस्टर कौन हो गया? B1। पेरेंट कौन हो गया? C1 हो गया, मतलब कि ग्रैंड पेरेंट मान सकते हो। तो अगर C1 मतलब पेरेंट के पास डेटा नहीं है तो ग्रैंड पेरेंट से लेकर दे देगा। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो बनता है आपका किसका? नॉर्मल स्ट्रक्चर विद योर इनहेरिटेंस। ओके, लास्ट में अगर आपको MRO लिखना है तो देन प्रिंट MRO E डॉट MRO। सो क्या बोल रहा है? E is not defined, E1 डॉट MRO। तो देखो E1 में, फिर D1 में, फिर C1 में, सो B1 एंड A1। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका बन चुका है, जो कि आपको ये बता रहा है कि आपका जो क्लास है और जो मेथड रिजोल्यूशन है वो कैसे काम कर रहा है। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं उस पे। सो वी हैव अ क्लास, लाइक मैंने क्लास बना ली, पर्सन या ह्यूमन कुछ भी बना सकते हो गाइस। नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, बस कोई इसमें लॉजिक में ढूंढना इतना, मैं बस आपको इनहेरिटेंस और इसका वर्किंग समझा रहा हूँ। तो मैंने बोला
भाई पर्सन या ह्यूमन की क्या फिजिबिलिटी होती है, उसका नाम होता है, उसका एज होता है, तो दो पैरामीटर ले लिया मैंने। ओके, आगे सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट एज, दोनों पैरामीटर हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी एक स्टैंडर्ड क्लास हो गई। अब मैं स्टैंडर्ड क्लास का भाई जो एक पर्सन होता है वो एम्प्लॉय भी हो सकता है एम्प्लॉय, तो मैंने बोला पर्सन के एट्रीब्यूट्स कैट कर लो। ओके, क्या कर लो, पर्सन के एट्रीब्यूट्स कैट कर लो। तो डेफ इनिट, मैं क्या क्या कौन कौन से एट्रीब्यूट ले रहा हूँ उसके, सेल्फ नेम एज, और क्या क्या हो सकता है, एक एम्प्लॉय आईडी हो सकती है उसकी, और सैलरी हो सकती है भाई एक एम्प्लॉय की। तो मैंने ये एट्रीब्यूट्स ले लिए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि कुछ एट्रीब्यूट्स तो क्या है, लाइक नेम और एज, एम्प्लॉय का जो नेम और एज है वो कहाँ से आ सकता है भाई, इनहेरिट इनहेरिट कर सकता हूँ ना, बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है मुझे। तो मैंने लिखा पेरेंट से ले लेता हूँ। तो पेरेंट से लेने के लिए सुपर डॉट इनिट, मैं से बता रहा हूँ भाई कौन से इनिट के पास जा, अपने पेरेंट के इनिट के पास जा, अपने पेरेंट के इनिट के पास जाओ। ओके, और उससे दो एट्रीब्यूट लेके आओ जो कि उसमें कौन कौन से, नेम कॉमा एज पास। ओके, यहाँ से मैंने उठा लिया। बच्चे क्या, सेल्फ डॉट आईडीज एंड सेल्फ डॉट सैलरी। तो ये दोनों एट्रीब्यूट बचे जो कि नए थे। ओके, अब बस ये डाटा मैं डिस्प्ले करा दूंगा। डेफ डिस्प्ले नेम एज, एक सेकेंड, नेम क्या था, सब डॉट नेम, एज सब डॉट एज। अगेन वी हैव एज हो गया के बाद क्या था, आईडीज, सब डॉट आईडीज, एट लास्ट योर सैलरी। सब डॉट सैलरी। ओके, तो ये सारे के सारे चीजें क्या करें मैंने, डिस्प्ले करा दी है। एक सेकंड, यहाँ तो मुझे नहीं, देख सेकंड, यहाँ मुझे सेल्फ पास करना था, मैंने सोचा मैं प्रिंट में लिख रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट, यहाँ आपका पास होगा सेल्फ प्रिंट। ठीक है, डेफ इनिट। ओके ओके, ये सिंपल कंस्ट्रक्टर था। अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशंस, ठीक है। ओके, तो ये क्या बना, एम्प्लॉय का डेटा। एम्प्लॉय ने कहाँ से चीजें एक्सेस करी है, अपने पेरेंट से। ओके, तो अब एम्प्लॉय को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, p1 इक्वल टू एम्प्लॉय। ओके, तो ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या पास करना है, ऊपर देखो नेम और एज, तो दे देते हैं। मैंने बोला राहुल 25। ओके, अब डेटा को डिस्प्ले कराना है, देन p1 डॉट डिस्प, मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोर्शन आर्गुमेंट आईडीज। ओके, कोई आईडी, हाँ आईडी भी थी, और सैलरी। तो देखो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आपका प्रिंट हो गया, नेम से लेके एज से लेके हर कुछ प्रिंट है। ओके, तो क्या करा मैंने, पर्सन क्लास को एम्प्लॉय क्लास में एक्सेस कर लिया। इसी तरीके से मैं पर्सन की एक और क्लास को स्टूडेंट क्लास में भी एक्सेस कर सकता हूँ जो मैंने बनाई है, बट उससे बेटर होगा कि मैं एम्प्लॉयज में से निकाल लूँ डेटा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो जो चाहिए बस वो यूज करूंगा, क्योंकि जो मेरा ऊपर पर्सन क्लास है उसकी सारी फिजिबिलिटी किसके पास है, एम्प्लॉय। तो मैं वो वाली फिजिबिलिटी एम्प्लॉय से ले सकता हूँ, एम्प्लॉयज की भी कुछ फिजिबिलिटी मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो मैंने बोला डेफ
वही सेम चीज कंस्ट्रक्टर, और एक स्टूडेंट के क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, नेम, एज, इसकी भी आईडीज और मार्क्स। ओके, तो बाकी यानी एक ही नया पैरामीटर है मेरे पास जो कि क्या होगा, मार्क्स। ओके, तो मैंने बोला बाकी के सुपर डॉट इनिट, गाइस दोनों तरीके से निकाल सकते हो आप, ऊपर वाला भी और नीचे वाला दोनों। तो देखो नेम, एज, आईडीज, और आप चाहो तो मार्क्स भी यहीं पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मार्क्स। तो इस तरीके से मैंने सारे पैरामीटर्स पास कर दिए हैं सुपर वाले कंस्ट्रक्टर में से निकाल के। और यहाँ पर सेल डॉट मार्क्स इक्वल्स टू दिस मार्क्स। ओके, तो यहाँ से मैंने सिंपल स्ट्रक्चर क्या बना लिया, एक स्टूडेंट क्लास के लिए। और बार बार ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक बार लिख चुका हूँ। नेम हो जाएगा, एज हो जाएगा, आईडीज की जगह बस क्या आ जाएगी, सॉरी सैलरीज की जगह क्या आ जाएगी आपकी, मार्क्स। ओके, तो ये स्टूडेंट क्लास का डेटा आ गया। अब बस सिंपल डेटा आप अपने एट्रीब्यूट्स पास कर दो ऐसे इक्वल्स में स्टूडेंट क्या कहते हैं, नेम, एज, ये मेरा रोल नंबर या आईडी जो भी आप बोलना चाहो इसे, उसके बाद मार्क्स। तो मैंने बोला दिस, क्या बोल रहा, init requires super object but receive a string। ओके, ओके ओके, सो सुपर यहाँ पर आती है यार, सुपर से इनिट को कॉल करो। ओके, तो देखो इस तरीके से क्या, अभी ये एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट हो रहा है, इसका डेटा प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस डॉट डिस्प्ले। तो देखो यहाँ पर निशांत, एज, आईडीज और मार्क्स, देखो मार्क्स अब पूरा स्टूडेंट का एट्रीब्यूट्स आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दी ओवर राइडिंग। ओके, अब हमारा C3 एल्गोरिथम बचा है, सो वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए ये पूरा का पूरा आपका ओवर राइडिंग ओवर हो चुका है। अभी हमें बस रिजोल्यूशन देखना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।